क्लास 11th में केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हम लोग 3 ब्रांच केमिस्ट्री को पढ़ते हैं 11th क्लास के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में जो बेसिक चैप्टर होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग करते हैं वो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट फिजिकल में आपको मोल सबसे पहले पढ़ना है। मोल कंसेप्ट, ये फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल आप कुछ 9th 10th में पढ़े हो। फिजिकल केमिस्ट्री हम आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ आपको बता दें। सेकंड है पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ना होता है। ये सब हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को आज हम देखेंगे। पीरियोडिक टेबल कैसे, पीरियोडिक टेबल की क्या जरूरत होगी और इतना इंपॉर्टेंट इसको क्यों बताते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो आप जितनी भी केमिकल कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, आप देखो रिएक्शन, इन सभी में एटम आपको दिखाई देगा। और वो एटम मेटल है कि नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। कौन से एटम की साइज बड़ी लार्जर है, कौन से एटम की साइज स्मॉलर है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किस एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसके पास है। कौन सा एटम ऐसा है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और हम लोग 9th 10th में तो इतना पढ़ते हैं कि जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, कैटायन है, और जो नेगेटिव चार्ज हो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, अमायन है। तो किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है और किस एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, ये आपको पीरियोडिक टेबल होता है। कौन सा ऐसा एटम है जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, कौन सा ऐसा एटम है जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, कौन सा ऐसा एटम है जो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका रिडक्शन हो सकता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो रिडक्शन है। ये सब कुछ आपको इसका इन सभी का आंसर पीरियोडिक टेबल आपको देगा। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है कि अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लें तो मैक्सिमम केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन हर जगह आपको मिलने वाला है, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। हर एक एटम की टेंडेंसी, हर एक एटम की प्रॉपर्टीज, उसके बारे में जानना हो टेबल आप पढ़ें। तो हम इस टेबल में पढ़ने से पहले आपको बता दें, आप लोग क्लास 9th 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते होंगे। उस बेस पे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ने में स्टार्टिंग जो टॉपिक होता है, जो हम 9th 10th में नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़े होते हैं लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 9th 10th में आप नहीं पढ़े होंगे। फर्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी एटम की प्रॉपर्टी जानना हो, लार्जर साइज है, स्मॉलर साइज है, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, इजीली गेन करेगा, ये सब जानने के लिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग एटम का पढ़ेंगे। किसी भी एटम का आप शील्डिंग इफेक्ट बता सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बता सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कुछ करना नहीं है, बस आपको ये समझना शील्डिंग इफेक्ट पहले है क्या, डेफिनेशन जान लो। आप देखिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, जो कोई भी एक एटम हो, हमने एटम, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होता है। ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज जो दिखा रहे हैं, अपना एक फोर्स लगाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। एक एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूं, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, और इसका शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन शेल का है। अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कैल्शियम फर्स्ट शेल में अगर आप देखोगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम। कैल्शियम जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जरा ध्यान में एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, वो शेल, ये जो शेल, ये ऑर्बिट में घूम रहा है सरफेस पे, वो जैसे ही न्यूक्लियस की ओर आएगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे सिमिलर, हम इतना तो जानते हैं कि सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है एंड अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सिमिलर चार्ज होने की वजह से देयर इज रिपल्सन टेक्स प्लेस। ये तो हम लोग समझ सकते हैं। या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगते हैं ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स the force exerted by nucleus on valence electron decreases। अब आप समझ, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने की वजह से न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स डिक्रीज करने लगेगा। एंड फोर्स का डिक्रीज करना, फोर्स डिक्रीजेज, फोर्स डिक्रीजेज and decreases in force exerted by nucleus on valence electron known as shielding। फोर्स का डिक्रीज करना, किसका फोर्स? न्यूक्लियस का। फोर्स का डिक्रीज करना शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कराता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन होने की वजह से ये फोर्स डिक्रीज कर रहा है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन की वजह से फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान देंगे। अगर आप सबशेल की बात करो, एसपीडी, हर शेल में सबशेल होता है, एसपीडीएफ को सबशेल कहते हैं। न्यूक्लियस का जो फर्स्ट शेल होता है उसमें सबसे पहले कौन सा सबशेल होता है? एस। और उसके बाद सेकंड सेल में होता है एसपी, थर्ड सेल में होता है एसपी डी, और फोर्थ में होता है एसपी डी और एफ। एस सबसेल तो हर घर में होता है। पहले घर में एस मिलेगा, 1s, 2s, 3s, 4s, सब जगह मिलता है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन डी और एफ सबसेल, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बना है, डी और एफ आप देखोगे तो हमेशा आउटर, बाहरी सरफेस, अंतिम सेल में रहता है, पहले दूसरे सेल में नहीं रहेगा, थर्ड फोर्थ वेव से शुरू होगा। तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? एस। क्योंकि इनर शेल में जो सबसे ज्यादा सबसेल है वो कौन होता है? एस सबसेल। तो हम लोग शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एसपीडीएफ होता है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एसपीडीएफ है। ये बात ध्यान देना। तो ये है आपका शील्डिंग इफेक्ट। द फोर्स डिक्रीजेज, ध्यान रखना, when exerted by nucleus on valence electron due to repulsion between inner shell electron and shielding और screening। अब इस बेस पे देखा गया कि
इसमें किस सेल में रिपल्सन ज़्यादा होगा और कौन से सेल में रिपल्सन कम होगा, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू पता किए, शिल्डिंग कांस्टेंट, जिसको सिग्मा से दिखाया गया। सिग्मा इज शिल्डिंग कांस्टेंट। और वो सिग्मा की वैल्यू बताया गया कि फर्स्ट सेल में होगा, सेकंड सेल में होगा, थर्ड में होगा, तो कितना वहां पर रिपल्सन होगा। तो इसके लिए आप देखो, फर्स्ट सेल अगर ध्यान दीजिए, जैसे हमने फर्स्ट सेल बना दिया, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ये हमने सेल बना दिया। ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूम रहा है, न्यूक्लियस सेंटर में। आउटर मोस्ट को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल। लेकिन हम आपको एक नया नाम बता रहे हैं, इस वैलेंस सेल को फंक्शनल भी कहते हैं, दैट इज नोन एज अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल को स्मॉल एन से दिखाएंगे। वैलेंस सेल मींस अल्टीमेट सेल, और अल्टीमेट सेल दैट इज एन, स्मॉल एन। वैलेंस सेल जस्ट इनर सेल, इसको हम लोग उसके बाद वाले को क्या n-1 कह सकते हैं? n-1, बिल्कुल भाई, ये 4 है, फोर्थ सेल है, तो ये कौन सा होगा? थर्ड, मतलब 4-1। ये क्या है? 4-2। इसको n-1 कहेंगे, इसको n-2 कह सकते हैं, n-2, n-3। तो n-1 का नाम रखा गया पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। n-2 को हम लोग एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। आपको ये सब जानना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम की केमिस्ट्री जानने के लिए आपको इस सेल के बारे में जानना जरूरी है। कौन सा? अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेट वर्ड तीनों में, पहला तो अल्टीमेट है ही, सेकंड में भी पीएन, पेन के बाद अल्टीमेट है, थर्ड में एंटी पेन के बाद अल्टीमेट है। अब आप समझो, हम लोग पेन लिए रहते हैं, मन किया तो उसको चलाएंगे, रख दिए। अल्टीमेट तो है, फंक्शनल है, वो इलेक्ट्रॉन अंतिम शेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करना ही करना है। नहीं, पेनल्टीमेट में ऐसा नहीं है, जरूरत के हिसाब से। कुछ डी ब्लॉक के एटम होते हैं, वो पेनल्टीमेट शेल वाले भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। एंटी, वो तो एकदम विरोधी है, वो कभी नहीं करेगा। अब आप एग्जाम्पल जैसे देखो, कैल्शियम, कैल्शियम का 20 है, 2882 आ। तो हम आपसे कहें कि बताइए कैल्शियम का अल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बड़े आराम से बताओगे 2। पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। एंटी पेनल्टीमेट क्या है? एंड ये सब बाकी जो है इनर सेल में आता है। तो हम लोग आज से ये ध्यान देखेंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट अल्टीमेट सेल में कितना होगा, रिपल्सन ये देखेंगे। पेनल्टीमेट सेल में शिल्डिंग इफेक्ट क्या आ रहा है इसको देखेंगे, एंटी पेनल्टीमेट में क्या है। तो पहले इसको आप नोट कर लोगे, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का अब हम लोग बता सकते हैं कि किसका, कैल्शियम का पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो आप बता दोगे 8 इलेक्ट्रॉन का है। एंटी पेनल्टीमेट पूछ दे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब हम शिल्डिंग इफेक्ट में, अभी मैंने बताया कि सिग्मा शिल्डिंग कांस्टेंट होता है। तो शेल, मैं यहां शेल लिख दूं, शेल फर्स्ट, अल्टीमेट शेल n होता है, और किसी भी एटम का अंतिम शेल में जो सबसेल होता है वो या तो s होगा या p होगा। 4s, 6s, 5s, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी आगे। ये देखेंगे
n में इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा की वैल्यू, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन 0.35 होता है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ये बट इसमें कुछ एक पॉइंट समझना है जिसको भी हम सबसे लास्ट में बताएंगे। इसके बाद आप देखो सेकंड पॉइंट है, अल्टीमेट शेल के बाद पिनअल्टीमेट आता है। पिनअल्टीमेट n-1 होता है, n-1 या n है या n-1 है। ये sp_d से कंफ्यूजन होना नहीं है, बस n को आप देखो, n मींस बाहरी वाला जो शेल है, ये 4 है ये 3 होगा। n-1 में इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0.85 पर इलेक्ट्रॉन आएगा। n-3 एंटी पिनअल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन होगा, n-2 सॉरी 3 नहीं 2 होगा तो सिग्मा की वैल्यू पर कांस्टेंट की वैल्यू, सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर उसके बाद भी शेल अगर दिख जाए n-3 n-4 तो सिग्मा की वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक बात समझना है, हमने अभी आपको बताया कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस जब भी फोर्स लगाएगा अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पे, तो उसमें ध्यान देना कि आखिरी शेल, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन 0 होगा। बस ये समझ। हम 15 लोगों का चेन बना दिए तो 1 से लेके 14 तक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 13, 14 तक आप पहुंचो तो ये सारे लोग बीच में, 15वें नंबर का तो बीच में है नहीं, वो एकदम किनारे बैठे हो। तो 15 नंबर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें रिपल्सन बहुत कम होगा, तो इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट 0 होता है। ये हमेशा मतलब हम जब कैलकुलेशन करेंगे, कैल्शियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट देखोगे ना तो 19 का कांस्टेंट वैल्यू होगा, आखिरी वाले का 0 होगा। एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया कि अंतिम शेल में सिग्मा की वैल्यू 0.35 है, तो 0.35 है तो अंतिम शेल में को वैलेंस शेल करते हैं, तो वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना और तब 0.35 से मल्टीप्लाई करना। ये ध्यान रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1 into 0.35 इस तरह से करते हैं। अब हम लोग जैसे एग्जांपल आपको दिखा दें, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल कैलकुलेशन करना है। सोडियम का शील्डिंग कांस्टेंट जानना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का है। अब ये अंतिम, इसके अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इन दोनों में कितना है 8, सेकंड शेल में कितना आ रहा है 8 और इसमें कितना आ रहा है 281। इस 1 को अल्टीमेट कह रहे हैं, इस 8 को n-1 पिनल्टीमेट और इसको n-2 एंटी पिनल्टी। अब आप कैलकुलेशन करना है, आप बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। n में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 में एक कम कर देना 0 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 into 0.35 प्लस n-1 में कितना है 8 और n-1 का कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ रहा है 0.85। यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू आ रहा है, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू कितना है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 8 into 0.85 प्लस n-2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 into 1। अब आप देखो ये टोटल कितना आ रहा है, ये हो गया 0, ये हो गया 6.8 और इधर कितना हो गया 2, टोटल 8.8 आ गया। आपसे पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट फॉर सोडियम एटम, आंसर 8.8 आ गया। तो वो सब कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, पहले इसको ध्यान देना है, एक बार फिर से समझना है। किसी भी एटम का, कोई भी एटम का शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना हो तो ये ध्यान रखना है कि उस एटम का अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन क्या है,
पेनल्टीमेट क्या है, एंटी पेनल्टीमेट क्या है। अंतिम शेल को अल्टीमेट शेल कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगा, बट लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का अल्टीमेट शेल में 4 है, तो क्या 4 को मल्टीप्लाई 0.35 से करोगे? नहीं, 3 को करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा की वैल्यू कितना है? 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे पेनल्टीमेट से। चलो देखते हैं इसको, कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल, पोटेशियम 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमको ध्यान देना है लास्ट अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। फोर्थ शेल की जस्ट पहले थर्ड शेल है, इसमें कितना है? उसकी पहले सेकंड शेल है, इसमें भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन और है 2, 8, 8, 1। लास्ट वैलेंस शेल इज नोन एज अल्टीमेट शेल, and before ultimate that is known as penultimate, n-1, n-2 anti-penultimate and n-3 and inner shell। अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा ध्यान रखना है शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.35 होता है, बट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में हम लोग शील्डिंग की वैल्यू रिपल्सन क्या बताया था हमने? 0। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो गया, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 0 × 0.35। अब हम लोग आते हैं पेनल्टीमेट में एंटर कर गए। पेनल्टीमेट सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? पेनल्टीमेट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन है और मल्टीप्लाई शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पेनल्टीमेट के लिए कितना दिया था? 0.85। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 × 0.85, 8 × 0.85। एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन कितना है? और एंटी पेनल्टीमेट के लिए सिग्मा की वैल्यू कितना होता है? 1। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। और इनर शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू कितना होता है? 1। अब आप कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 10, 8 × 0.85 कितना आएगा? 6.8, और इधर क्या आ गया? 0। 16.81, ये आपका पोटेशियम का शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट से आप जानिए और आसानी से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग कांस्टेंट के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखो नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। किसका चार्ज? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज। और न्यूक्लियस में चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज ये है। अब आप खुद सोचो कि जब भी न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, तो अभी थोड़े देर पहले हम लोग देख रहे थे कि उसमें कुछ न कुछ इफेक्ट तो आ रहा था ना, तो रिपल्सन की वजह से उस न्यूक्लियस की इफेक्ट आएगा। उसको क्या करें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
हाँ, ये कौन ये फेल कर रहा है? न्यूक्लियस। किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, इस पे। तो उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ना, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग P या Z से दिखाते हैं, एक फार्मूला बना। Z मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज, एंड EF मतलब इफेक्टिव, और Z मींस न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होगा Z माइनस सिग्मा। ये फार्मूला क्यों है, जरा डेफिनेशन से देखो कैसे क्लियर हो। Z इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। एग्जांपल, कैल्शियम के पास एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन है वो कितना है? 20, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 20। तो 20 प्रोटॉन जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने के बाद जब उसके न्यूक्लियस में जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z माइनस सिग्मा। हम लोगों ने अभी देखा सोडियम का एग्जांपल, एक बता दें। सोडियम, आप अभी जस्ट सोडियम का कैलकुलेट किए हो, 11281, ये सोडियम है। इसका कैलकुलेशन 0 × 0.35, इसका आ रहा था 8 × 0.85 और 2 × 1। ये कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया, तो देखा कि फाइनल आ रहा है 8.8। ये आ रहा है 8.8 आ रहा है। और आपके पास सोडियम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम 11 माइनस 8.8 इक्वल 2.2। ये हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसका? सोडियम का हो गया। तो हम लोग ध्यान देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये कुछ और नहीं है, न्यूक्लियस का ही चार्ज है, न्यूक्लियस का ही चार्ज है। बट इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑक्सीडेटिव कांस्टेंट, मतलब जब भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो उसमें इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे तो इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, और वही इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फार्मूला है Z माइनस सिग्मा। अब आपको सिग्मा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो हमने बता दिया कि कैसे फाइंड करना है, और Z पता रहता है। Z क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो एक जगह नोट कर लेंगे, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। Z इज actual nuclear charge, number of proton, and sigma is shielding constant, shielding constant। नोट कर लो। shielding constant, ठीक है। अब हम लोग इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन पता चल गया। तो अब हम आपको एटम दे रहे हैं, अब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू फाइंड करो। Find the value of effective nuclear charge from lithium to fluorine। अब आप पीरियोडिक टेबल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका वैल्यू बताना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम टू फ्लोरीन। लिथियम, एक एग्जांपल मैं बता दूं, लिथियम 1s2। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन जानते हो तो इस बेस पे आप करो। इसके फर्स्ट शेल ये N है
और ये n-1 है, मतलब पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, फर्स्ट सेल में 2 है और लास्ट में क्या है 1। अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कम कर देंगे, मैंने बताया है। तो 0 × 0.35 भी आ गया प्लस 2 × 0.85, ये कितना हो गया 1.7, सिग्मा की वैल्यू 1.7 किसके लिए, लिथियम के। अब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का निकालना चाहो, Z माइनस सिग्मा 3 माइनस 1.7 कितना आ गया 1. बस आंसर आ गया। ऐसे ही बेरिलियम का कैलकुलेट करिए, बोरॉन का कैलकुलेट करिए। बेरिलियम 1s2 2s2, उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको कंप्लीट होमवर्क इसको बना करके लाओ। तो आप लिथियम का आपने देखा 1s2 2s1, इस बेस के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, 0 × 0.35 2 × 0.85 1.7 आ गया। बेरिलियम का कैलकुलेट करो, मतलब लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितना आ गया 1.3। बेरिलियम का 1s2 2s2, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितना है 2, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे 1 × 2.35। सिमिलरली बोरॉन के पास पहुंचेंगे, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3। इतना मैंने अभी बताया। अब आप इसके बाद बेरिलियम का बना सकते हो। बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, अल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अंतिम शेल वाले जो अंतिम नंबर का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा 0, 2 इसके इलेक्ट्रॉन है, एक कम कर देंगे 1 × 0.35 प्लस 2 × 0.85 ये आएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ये वैल्यू आप निकालिए 2.05, कांस्टेंट वैल्यू 4 - 2.05 1.95 आ रहा है, 1.95 आ रहा है। ऐसे ही आप बोरॉन का चेक कर सकते हो। बोरॉन आप कंप्लीट लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक बनाइए।
1s2 2s2 2p1। सेकंड शेल और फर्स्ट शेल, 1s फर्स्ट शेल 2s2 की सेकंड शेल। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो हम लोग 9th 10th में तो यही पढ़ते थे ना शेल का कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का 5 है तो 2 3 आप जल्दी लिख देते हो। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अल्टीमेट है और ये क्या है पेनल्टीमेट। अल्टीमेट में 3 एक कम कर देना है तो बचा कितना 2 2 into 0.25 0.35 2 into 0.35 प्लस 2 into 0.85। यहाँ अल्टीमेट में भी पेनल्टीमेट में भी 2 है 0.85। ये जो वैल्यू आ रहा है इसको कैलकुलेट करके इसके 5 में से माइनस कर दो। सिमिलरली कार्बन को आप चेक करो 1s2 2s2 2p1। इसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है 2p2 1 नहीं 2 होगा तो कितना हो गया 4 और यहाँ कितना है 2 2 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए 3 into 0.35 प्लस 2 into 0.85 या 3 into 0.35 2 into 0.85। आप इसको कैलकुलेट करो और जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा का आएगा। इसको आप 6 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए Z माइनस सिग्मा कर दो। सिमिलरली नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है। 5 वैलेंस शेल में 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन कम करिए क्या हो गया 4 4 into 0.35। अल्टीमेट शेल का 2 into 0.85। पेनल्टीमेट शेल जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा का आएगा कौन, उसको आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दो। अब आप इसको कंप्लीट खुद से बनाइए। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इस पे आप कैलकुलेशन करो। इसमें अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ क्या करना है। पहले आप ये बनाइए लिथियम टू फ्लोरीन। लिथियम टू फ्लोरीन आप जरा देखो ध्यान से, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो आंसर चेक करने का तरीका। लिथियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ध्यान देना सर। बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना है 3। कार्बन के वैलेंस शेल में क्या है 4। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना है 5। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास आप लेफ्ट टू राइट ऑक्सीजन के पास जाइए, उसके वैलेंस शेल में क्या होगा 6। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या होता है 7। तो जब हम अल्टीमेट शेल, ये हमने बताया अल्टीमेट, पेनल्टीमेट चेक करो। लिथियम का पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है 2। बेरिलियम का पेनल्टीमेट शेल 2। बोरॉन का पेनल्टीमेट शेल भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। कार्बन का भी 2, नाइट्रोजन का भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमने ये कहा कि आप लिथियम से फ्लोरीन तक कॉमन क्या है ये आप पहले चेक कर लो। एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कॉमन नहीं है, पेनल्टीमेट कॉमन है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8। लेफ्ट टू राइट आप पीरियोडिक टेबल मूव करिए, अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन 1 1 1 इंक्रीज करता जा रहा है। पेनल्टीमेट शेल कॉमन है। आप देखो लिथियम में कितना है 2, बेरिलियम का पेनल्टीमेट शेल 2, बोरॉन 2, कार्बन 2, नाइट्रोजन 2। तो पेनल्टीमेट शेल का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 0.85 से हर जगह सिमिलर वैल्यू आएगा। 1.7 1.7 1.7 1.7 सबका सेम होगा। अल्टीमेट में नहीं है। हमने कहा कि अल्टीमेट शेल का मल्टीप्लाई 0.35 से कर रहे हैं और अंतिम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। लिथियम के लास्ट शेल में क्या था 1 कम किए 0 आ गया। यहाँ पे बैलेंस में 2 था 1 कम कर दिए तो 1 हुआ 1 into 0.35। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 into 0.35, 3 into 0.35, 4 into 0.35। तो हम लोग जो 0.35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जा रहा है। तो 1 into 0.35 करते जा रहे हैं एक, तो 1 minus 0.35 आप करोगे तो वैल्यू कितने का डिफरेंस आएगा 0.65 का।
आप जरा देखो, यहाँ लिथियम में कितना आ रहा है 1.3, यहाँ कितना आ रहा है 1.95, कितने का डिफरेंस हो गया 0.65। क्यों? क्योंकि हर एक एटम के लास्ट शेल में मल्टीप्लाई 0.35 से कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 और मल्टीप्लाई 0.35 से कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0.35 कितना आ रहा है 0.65। तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 0.65। तो आप लोग चेक करना, जब भी आप लिथियम से फ्लोरीन तक का बनाओगे तो कैलकुलेशन करते टाइम आप हर दो एटम के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए 0.65। तो एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, अलोंग द पीरियड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अलोंग द पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, we move left to right, the value of effective nuclear charge increases by difference of 0.65, 665 ब्रैकेट में increases by 0.65। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सही आंसर चेक करना हो तो डिफरेंसेस देखो आप, लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन एंड कार्बन टू नाइट्रोजन, ये फाइनल आपका रहेगा। अब उसके बाद लेफ्ट टू राइट का तो समझ में आ गया कि इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम का क्या होगा, तो आप घर बैठ के इसको भी आप करो। आप टॉप टू बॉटम कोई भी एक ग्रुप ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसको कंप्लीट करो। लिथियम का वैल्यू देखिए, लिथियम 3 है, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37। तो ये आप इन सभी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आप लिख लीजिए, और उसके बाद आप देखो कि मैनलिक फिनिक, अभी तो हम पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रुप और पीरियड डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं इतना डिस्कस कर दूं जो आप 9th में पढ़ के आए हो। सिमिलर ग्रुप में अगर कोई सेम ग्रुप में एक से ज्यादा एटम दिख रहे हैं ना, तो उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जैसे लिथियम का वैलेंस शेल क्या होता है 1, सोडियम के वैलेंस शेल में 1, पोटेशियम 1, रुबिडियम 1, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो सेम है। ड्यू टू सिमिलर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ क्या होगा सेम होगा। तो क्या इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू भी सेम आएगा, ये आपको सोचना है। आप कैलकुलेट करके देखिए कि सिमिलर है या नहीं। बस आज इतना ही, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।